Assalamualaikum everyone. Welcome to Teacher Study Hub. Today's session number 17. And I can't believe we reached the final session of our course. It's been an incredible journey. Today is our last session, probably. So, today we'll make some time to reflect what we learned and share our final thoughts. And we'll celebrate our achievement and stuff. So, without wasting any time, let's begin. So today we're gonna discuss about a very easy and new topic which is called business cycle. Business or trade cycle. What is business or trade cycle? Is it's a type of fluctuation in the economic activity. So it's a very special feature of a capital of economy. A good trade period in the business is followed by a bad period, and again bad period followed by the good period. These waves like swings of business are called business or trade cycle. तो यूजुअली जो है हमारे बिजनेस के अंदर या इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बिजनेस के अंदर ऐसे फ्लक्चुएशंस जो स्पेशल फीचर्स वगैरह इकोनॉमी की सिचुएशन को अप डाउन कर रहे होते हैं और फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल एक गुड पीरियड बैड पीरियड होता है फिर गुड पीरियड आ जाता है फिर बैड पीरियड आ जाता है तो इस तरह रोटेशन जैसे आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि वो जो हार्ट बीट की हमारी जो एक वो लगी हुई होती है पूरा मैकेनिज्म होता है जो हार्ट बीट हमारी चेक हो रही होती है उसमें किस तरह से अप डाउन वेव्स आ रही होती हैं तो उसी तरह से ये बिजनेस साइकिल भी काम या ट्रेड साइकिल भी कुछ इसी तरह का रोल प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर और इससे जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी किस पोजीशन पे है अभी और बैड पीरियड पे है गुड पीरियड पे है और बैड के बाद गुड पीरियड आता है ऑब्वियसली ओवरऑल अगर हम लोग नॉर्मली देखा जाए तो हर अच्छी चीज के बाद बुरी चीज भी आती है और हर बुरी चीज के बाद अच्छी चीज भी आती है तो ये साइकिल है एक नॉर्मल हमारी लाइफ का भी और हमारे इकोनॉमी का भी हमारे बिजनेस का भी तो बड़ा ही मजे का और इजी सा कॉन्सेप्ट है तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं डेफिनेशन इन वर्ड्स ऑफ Keynes. A trade cycle is composed of period of good trades characterized by raising prices, low employment percentages, altering or with periods of head trade cherished by falling prices and high unemployment percentages. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी ट्रेड साइकिल को जो है वो शो कर रही हैं कि गुड पीरियड भी होता है बैड पीरियड भी होता है जिसकी वजह से हमारी प्राइस अप डाउन और एम्प्लॉयमेंट वगैरह की परसेंट अप डाउन होती रहती है तो सबसे पहला जो फेज है इसकी कुछ चार फेजेस होते हैं वो देख लेते हैं ट्रेड साइकिल के सबसे पहला जो फेज होता है ट्रेड साइकिल का दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन Depression is a period of mass suffering because during depression, economic activity turns extremely far below to the normal. The price levels become low, sharp reduction in output, mass unemployment, falling prices, falling profits, low wages, contraction of credit becomes salient feature at economy. तो क्या हो रहा है इसके अंदर कि डिप्रेशन वैसे नाम से ही आपको वैसे ओवरऑल हमारी लाइफ के अंदर भी डिप्रेशन इज पीरियड जहाँ हम सफ़र कर रहे होते हैं मेंटली और बिजनेस या ट्रेड साइकिल के अंदर जो है डिप्रेशन फेज कब आता है जब हमारे रिडक्शन इन आउटपुट हो रही हो मास अनएम्प्लॉयमेंट हो प्राइस जो है वो फॉल हो रही हो वेजेस लो हो अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पे जा रही हो तो डेट इज कॉल्ड डिप्रेशन फेज इन द इकोनॉमी के इकोनॉमी जो है अब नीचे की तरफ या डिप्रेशन की तरफ जा रही है तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट फेज होता है बिजनेस साइकिल का यही बात जो है इसके अंदर लिखी हुई है देन हमारा बड़ा छोटा सा टॉपिक है सेकंड फेज देख लेते हैं कि सेकंड फेज क्या है तो द सेकंड फेज ऑफ ट्रेड साइकिल इज
रिकवरी और रिवाइवल फेज। तो उसमें क्या होता है कि एक तो आप पहले डिप्रेस हैं, ठीक है। फिर मतलब इकोनॉमिक कंडीशन जो है हमारी वो डिप्रेस है। देन क्या होता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हम रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। हमने उस पे मेजर्स लिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व की, सब कुछ किया। देन उसके बाद जो है वो हमारी थोड़ा ऐसा फेज आता है कि हम रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। So, on this account of various effects made by government and business community, economy starts rising slowly and steadily from the lowest point of depression. This leads improvement in the business activity. Industrial production begins to increase slowly and gradually. Stage. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मैंने अभी आपको बताया है उर्दू में, वही मैं इसमें लिखा हुआ है कि जब एक डिप्रेस और डिप्रेशन के हम फेज से गुजर गए तो फिर क्या करते हैं लोग। अब हमारी इकोनॉमी के बड़े हालात खराब है। तो गवर्नमेंट एंड बिजनेस कम्युनिटीज के लोग जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो अपराइज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और फिर रेस करना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। तो इससे क्या होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट ने अफेक्ट अपने जो है वो एफर्ट्स लगाई और फिर जो है वो इंडस्ट्रीज बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से एक अजीब से इकोनॉमी के अंदर डिप्रेसिव माहौल था। तो फिर फेज ऑफ रिकवरी में गवर्नमेंट ने और बिजनेस कम्युनिटी ने ये सारी कुछ चीजें की, जिससे क्या हुआ कि हमारा डिप्रेशन से रिकवरी फेज की तरफ हमारा जो है वो ट्रेड बिजनेस साइकिल जो है वो चला गया। तो ये हमारा था सेकंड फेज ऑफ ट्रेड्स या बिजनेस साइकिल। अब हम देखते हैं थर्ड फेज क्या है। थर्ड फेज हमारा कहलाता है बड़ा ही थर्ड फेज कहलाता है, मतलब ये वाला फेज, ये वाला मोमेंट जो है वो बेस्ट होता है बिजनेसमैन के लिए, और गवर्नमेंट एंड बिजनेस मैन वगैरह बड़ा इसको एंजॉय करते हैं क्योंकि ये उनका मतलब वो अपनी अचीवमेंट उन्हें कुछ मिलती है, उन्हें प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो उनकी रिकवरी से वो बाहर आ जाते हैं एंड देन वो अपना पूरा रिवाइव हो जाते हैं और फिर से नए सिरे से उन लोगों को प्रॉफिट्स एंड स्टफ अब मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बेस्ट फेज कहा जाता है इकोनॉमी का भी, और एज ए बिजनेसमैन हम देखें तो उनके लिए भी ये बड़ा ये अच्छा फेज होता है। तो व्हाट इज थर्ड फेज? दैट इज कॉल्ड फेज ऑफ बूम और प्रोपेंसिटी। तो ये बूम या पीक कहलाते हैं, मतलब बूम या पीक, बूम या पीक या फिर सीलिंग भी हम कहते हैं कि मतलब एक अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक हम हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था और एकदम से फिर हम लोग रिकवर हुए और फिर हमारा दोबारा से ग्राफ, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा कि देन रिकवरी के बाद हम लोग रिकवर हुए 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 होंगे एंड देन फिर ये फेज आया कि हम टोटली रिकवर भी हो गए और साथ साथ हमारा फिर जो है वो प्रॉपरली हमने इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें हमने अपने कंट्रोल में ले ली और सारी चीज़ें परफेक्ट हो गई, सब चीज़ें पॉजिटिवली हो रही थी। तो इन दिस फेज ऑफ रिकवरी और रिवाइवल gets momentum. The revival of investment in one industry induces the revival of another. एक इंडस्ट्री के रिवाइवल से दूसरी हुई, फिर तीसरी। Optimism grows and spreads far, and the Y prize rise to the sky. The phase is also known as propensity phase. तो प्राइजेस वगैरह जो हैं, अब नॉर्मली अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर प्राइजेस लो होगी तो उन लोगों को प्रॉफिट वगैरह का बड़ा ही मतलब फेस करना पड़ेगा और मतलब कुछ नॉर्मल सा उन्हें प्रॉफिट होगा। लेकिन इस फेज में क्या होता है, प्राइजेस वाइज द स्काई, और फिर इससे क्या होता है कि लोगों को तो खरीदनी है चीज़ें, डिमांड भी है, प्राइजेस भी आई हैं, तो फिर ये बेस्ट फेज है। और यहाँ ग्रोथ भी हो रही है, दूसरी एक इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि जब कंपटीशन क्रिएट हो रहा है एक इंडस्ट्री के रिवाइवल से दूसरी इंडस्ट्री भी रिवाइव हो रही है, प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं, तो ये जो है वो पीक या बूम फेज कहलाता है, जो कि थर्ड फेज ऑफ बिजनेस साइकिल है।
उसके बाद जब ये वाला फेज हमारी इकोनॉमी इंजॉय कर लेती है, फिर ऑब्वियसली एक फेज आता है जिसे हम रिसेशन कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज फोर्थ या लास्ट फेज ऑफ ट्रेड या बिजनेस साइकिल। इसके अंदर क्या होता है? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बूम फेज emerge into recession, the businessmen begin to realize their mistakes and find that productive ventures and started expected earning handsome profit are not profitable। तो जब बिजनेसमैन को इस फेज पे जाके रियलाइज होता है कि उस वक्त तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा था और प्राइजेस भी इतनी हाई थी, तो इस पॉइंट पे आके बिजनेसमैन को पता चलता है और वो रियलाइज करता है अपनी मिस्टेक्स के, हमने क्या की थी और प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी, और वो जो अर्न कर रहे थे हैंडसम प्रॉफिट्स, वो भी कोई ऐसे खास प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं थी। तो ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव activities taken and unemployment spread all over the economy, this phase is also known as phase of crisis। तो ये फेज जो है हमारा फेज ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस भी कहते हैं इस फेज को, क्योंकि जो है वो फिर यहाँ से जब एक अच्छी चीज प्रॉफिट भी हो रहा था, हमें हर चीज हो रही थी, फिर उसके बाद जो है हमारा ग्राफ जो है या फिर ओवरऑल बिजनेसमैन ने अपनी गलतियां नोट की और उसने जो है रियलाइज किया कि ये मैंने मिस्टेक्स की थी, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इसमें बढ़ना शुरू हो गई पूरी इकोनॉमी के अंदर। तो इस ये वाले फेज के अंदर जो है फिर दोबारा से हमारा जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है हमारा बिजनेस ईयर ट्रेड साइकिल। तो ओवरऑल होपफुली आपको ये चारों फेजेस समझ आ गए होंगे, ट्रेड साइकिल भी समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इसकी डायग्राम देख लेते हैं। इसकी डायग्राम बड़ी इजी सी है। पहले जो है हमारा यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था डिप्रेशन से। तो डिप्रेशन, देन उसके बाद फिर हमारी रिकवरी, रिकवरी के बाद पीक एंड बूम, फिर डिप्रेशन या रिसेशन, फिर रिकवरी, फिर पीक एंड बूम। तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ और इकोनॉमी है। ये ऊपर नीचे अप डाउन होते रहती है सिचुएशन। इसको हमने उस तरह से हैंडल करना होता है अपनी इकोनॉमी के अंदर कि किस तरह से किया जा सकता है। तो इस तरह पहले हम लोग जो है वो डिप्रेशन फेज में होते हैं, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग अपना रिकवर करना शुरू करते हैं। देन हम लोग पीक एंड बूम की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब रिकवर होना शुरू हो जाते हैं तो फिर प्रॉपरली जब फुली रिकवर हो जाते हैं तो रिवाइव होते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्रीज होता है। फिर वो लोग उनकी प्राइजेस वगैरह हाई कर देते हैं। वो उनका बेस्ट फेज होता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी इंजॉय कर रहे होते हैं। देन उसके बाद एक फेज आता है, फिर ऐसा फेज आता है कि फिर वो लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं एंड सो ऑन। फिर ये वाइस वर्सा चलता चला जाता है। वो पीक बूम रिसेशन रिकवरी, पीक बूम रिसेशन रिकवरी डिप्रेशन, यही बस हमारा जो है वो बिजनेस साइकिल है। अगर हम इसे बनाते रहे तो ये इस तरह आगे चलती चली जाएगी। होपफुली ये वाली आप लोगों को कॉन्सेप्ट और टॉपिक समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग एक आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The equilibrium level of national income is determined according to condition। फिर ये डायग्राम बनी हुई है, इसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं ताकि साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ आता रहे। तो it is representing the aggregate demand 45 degree on 45 degree angle O to Z। ये हमारा O पॉइंट होता है ऑर्बिट, और इस यहाँ ये वाला जीरो भी कह सकते हैं। O to Z हमारा जो है वो एग्रीगेट डिमांड शो कर रहा है।
and OZ line is representing aggregate supply. It can be two curve intersecting at the point E, which is corresponding to low income level ओ Y. यहाँ से जो है हमारा पॉइंट E जो है वो हमें दिख रहा है, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है. दो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं. ये वाला पॉइंट CI और ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहे हैं. तो द लेवल ऑफ इनकम ओ वाई जो है हमारी लेवल ऑफ इनकम है, इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. तो ये जो है हमारी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है. देयरफॉर इक्विलिब्रियम ई पॉइंट इज equilibrium point. OY is level of income is equilibrium. तो ई पॉइंट जो है हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है दो चीजें. उसके बाद ओ वाई जो है हमारा लेवल ऑफ इनकम है, जहाँ ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा लेवल ऑफ इनकम है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम है. और जो है हमारे एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड हमारे ये है. ये वाला इस टाइप का टॉपिक हम पहले पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. ये वाला टॉपिक था, उसमें हमने डिटेल में पूरा हमने समझा था कि एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है, इफेक्टिव डिमांड क्या है. तो यहाँ पे फिर वो काफ़ी लंबा टॉपिक था, तो यहाँ पे रिपीट करना में फ़ायदा नहीं है. तो अगर आप लोगों को दोबारा से वो समझ नहीं आए तो वो दोबारा वॉच कर सकते हैं. तो उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं. इनकम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम एंड स्मॉलर लेवल. द CI इज एग्रीगेट सप्लाई. C+I जो है हमारा ये वाला C+I कॉमा ये वाला जो है हमारा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है. और विच इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड C. ये हमारी एग्रीगेट डिमांड C है, और ये एग्रीगेट सप्लाई है. एंड विच इज इक्वल टू इफेक्टिव डिमांड C+I. तो ये वाली लाइन हमारी एग्रीगेट डिमांड, ये वाली जो हमारा कर्व है ये हमारी एग्रीगेट ये इफेक्टिव डिमांड, और ये वाली जो लाइन है वो हमारी जो है वो एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है. और ये जो है OZ जो था वो रिप्रेजेंटिंग, सॉरी, OY जो था हमारा वो रिप्रेजेंटिंग लेवल ऑफ इनकम. तो होपफुली ये सारे कर्व समझना बस इम्पोर्टेंट है. Thus, when at the level of national income aggregates, demand exceeds the aggregate supply output, the national income will increase till NIOY level is achieved. तो इस तरह से जो है हमने इन तीनों का रिलेशनशिप लास्ट क्लास में पढ़ा था. तो इसके अंदर क्या, दिस व्हेन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड एक्सीज द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ विल इंक्रीज. तो जब ये दोनों चीजें नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करेगी तो एग्रीगेट सप्लाई आउटपुट एंड नेशनल इनकम भी इंक्रीज करेगी. तो ओ वाई जो है वो लेवल, नेशनल इनकम ओ वाई लेवल इज अचीव. तो अचीवेबल है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो अचीवेबल है. तो होपफुली ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी. हमने वाई एक्सेस पे लिया था एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, एक्स एक्सेस पे हमने लिया था नेशनल इनकम. ये हमारी लेवल ऑफ इनकम थी. ये हमारी लेवल ऑफ इनकम थी. ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, ये हम लाइन थी एग्रीगेट सप्लाई. ये हमारी लाइन थी एग्रीगेट ओ सॉरी ये इफेक्टिव डिमांड, और ये एग्रीगेट सप्लाई की लाइन थी. होपफुली ये वाली बात आपको क्लियर होगी. अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. अच्छा, इसके डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय द वे ऑफ SI मेथड. ST गलती से हो गया है. SI मतलब income is equals to सब say savings method. So besides the method, determination of equilibrium of income will help the aggregate supply and aggregate demand.
And also another alternate method of equality of saving and investment, एक और alternate method है saving और investment का, हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो वो इक्विलिब्रियम लेवल जो है ए और डी, ए डी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का, उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि हमारा जो है वो ए एस आई इज इक्वल्स टू एस, कैसे ये सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो रहा है। तो in this diagram, income is measured on x-axis and investment and saving is measured on y-axis. If a certain level of national income intended investment should be by the investor firm is more intended to save actual offer by the people. This shows AD is greater than AS is such situation when induced firms increase their production, hence increase in the income. तो AD जो है जब अच्छा जी, तो बीच में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ गई थी, हम लोग कहाँ थे कि वन it means AD is less than AS in such situation। अब obviously अगर AD जो है वो लेस देन AS है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है पूरी कंट्री की और डिमांड जो है वो कम है, तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगी और हैंस क्या होगा, नेशनल इनकम भी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारी जब वो डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी नहीं, इसकी वजह से वेजेस ले ऑफ लेबर एंड वगैरह जो है वो उस पे हमारा फर्क आएगा। उससे क्या होगा, फिर प्रोडक्शन कम होगी, वेजेस और सैलरीज वगैरह एक मतलब नॉर्मल रहेंगी, तो उससे क्या होगा, फिर नेशनल इनकम भी ऑब्वियसली इसीलिए कम हो रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें इसको अफेक्ट कर रही हैं। तो होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट by the way of saving and investment method, determination of income, national income है by the way of saving is equals to investment। अब देख लेते हैं इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, जो हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा मतलब हमारे कंट्री में चल रहा होता है कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, किस तरह से इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर आती है। तो बड़ा ही क्रूशियल टॉपिक है। देख लेते हैं जल्दी से कि क्या होती है इन्फ्लेशन सबसे पहले, उसके बाद फिर इसकी डायग्राम से हम समझेंगे कि किस तरह से इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो आता है हमारी सारी चीज़ों के दरमियान। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज बेसिकली, और इन्फ्लेशनरी गैप takes place when aggregate demand for goods and services exceeds the aggregate supply of output at full employment level of income। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम में क्या हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड हो रही है, जैसे ओवरऑल हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है सप्लाई से, जिस और एट द फुल एम्प्लॉयमेंट, इन अदर वर्ड्स व्हेन एक्चुअल आउटपुट एक्सीड्स देन इट्स पोटेंशियल आउटपुट एंड inflationary gap emerges। This gap causes to raise in the general price level which is called inflation। अब क्या होता है, मोस्टली हमारा ये बड़ा ही ऐसा टॉपिक है जो आपको इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि इसकी रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। किस तरह से है कि हमारी कंट्री के अंदर डिमांड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स हमें ज़्यादा करनी पड़ती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि बहुत ही कम हमारे पास प्रोडक्शन है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इंक्रीज कर देते हैं, ताकि एक लिमिटेड पॉपुलेशन ही एक पर्टिकुलर चीज़ को जो है वो परचेज कर पाए। तो इन्फ्लेशन जब ही आती है किसी भी कंट्री में, एग्रीगेट सप्लाईज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, तो डिमांड ज़्यादा चल रही है कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन बहुत ही कोई कम हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो एमर्जेस, एंड इससे इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल भी इंक्रीज होता है। और इसकी वजह से क्या होती है, फिर हमारी इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन में क्या है, प्राइसेस वगैरह जो है वो हाई होती है, हमारे गैस की प्राइसेस हाई हैं, मतलब पेट्रोल की प्राइसेस या गैस भी कह सकते हैं।
इस टाइप की हमारी नॉर्मल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हाई होती हैं, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो है इन्फ्लेशन हमारी आती है, क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह जो है वो द डिमांड एक्सीड्स विद एग्रीगेट सप्लाई। तो अब इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह से इसका होता है सारी चीजें। तो इन दिस डायग्राम वेयर ओ वाई एफ इज नेशनल इनकम, ओ वाई एफ और ओरिजिन या ऑर्बिट जो है पॉइंट, दिस वन इज ओरिजिन। तो ओ वाई एफ इज हमारी नेशनल इनकम, कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज। उसके बाद मतलब ये जो है इसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज हैं। इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ इनकम ओ वाई एफ वुड बी established only if aggregate demand or total expenditure is equal to वाई एफ ई। मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इसी वक्त इस्टेब्लिश हो सकता है जब हमारा एक एग्रीगेट डिमांड या टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारे कंट्री के अंदर होते हैं वो इक्वल हो वाई एफ ई के। मतलब वाई एफ ई के इक्वल हो हमारे टोटल अब जो हमारे एक्सपेंसेस है कंट्रीज के, या फिर हमारे जो है वो एग्रीगेट डिमांड है, सी प्लस आई प्लस जी जो जिसे हम कहेंगे। तो वो क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी का बहुत हमने बेसिक में टॉपिक पढ़ा था और होपफुली आपको याद होगा। तो सी प्लस आई प्लस जी जो है वो हमारे वो होती थी एक्सपेंसेस इन द कंट्री या फिर एग्रीगेट डिमांड। तो अभी हम लोग जो है वो उसकी बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ओवरऑल इन्फ्लेशनरी गैप कैसे आते हैं। तो ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला इक्विलिब्रियम, यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। और ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है ये कह रहा है कि ये जब इस्टेब्लिश होगा जब जो है हमारा एग्रीगेट डिमांड हमारी जो है वो और टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू वाई एफ ई। मतलब ये दोनों इक्वल हुआ, इन नेशनल इनकम हमारी जो है वो इक्वल हो इसके एग्रीगेट डिमांड के। So, when all resources of income full employed, there is no possibilities of further increase in production or national income. जब हमारी all resources, सारी resources जो हमारी इनकम की हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं, तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है हमारी कि प्रोडक्शन में इंक्रीज हो या नेशनल इनकम में इंक्रीज हो। तो इस वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो आता है। मतलब आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि ये हमारा नेशनल इनकम का कर्व था, और इसको हम ये वाली लाइन से इंक्रीज नहीं ये यही जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ऑल रिसोर्सेज ऑफ इनकम फुल एम्प्लॉयड, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो जब फुली एम्प्लॉयड है हमारी जहाँ सारे रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हैं, तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि हमारी कोई फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो। और नेशनल फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन से क्या होगा, फिर नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी, तो हमारे फुली एम्प्लॉयड चल रहे हैं मतलब। तो फिर इस वजह से क्या है, इन्फ्लेशन एक गैप जो है आता है, where aggregate demand is greater than aggregate supply या exceeds with aggregate supply, डेट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप आता है। ये वाले पॉइंट पे, पॉइंट ई पे, यहाँ हमने नीचे डिस्कस किया था कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर और इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो जब ही इस्टेब्लिश होगा, जो equilibrium at the level of income OYF would be established only if aggregate or total expenditure is equal to OYFE। तो इस तरह का नहीं हो रहा, हमारी डिमांड ज्यादा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये यहाँ पे जो शो हो रहा है वो इन्फ्लेशन ही गैप शो कर रहा है। होपफुली ये वाली बात भी आपको समझ आई होगी कि इन्फ्लेशनरी गैप किस तरह से बना और इन्फ्लेशन क्या होती है। तो अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, हाउ इन्फ्लेशन
ये इन्फ्लेशनरी गैप कैन बी एलिमिनेटेड। तो किस तरह से हम एलिमिनेट या खत्म कर सकते हैं ये इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी के अंदर से? तो वो क्या क्या है? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जो हमारा आउटपुट है वो हम इंक्रीज कर दें, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट हम इंक्रीज कर दें। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर हम कर दें। हम लोग क्या कहते हैं, लग्जरी इंपोर्ट्स वगैरह को हम लोग कम कर दें, और सेविंग वगैरह के अंदर जो है हम इनकरेज करें, मतलब इसको हम लोग बढ़ाएं। तो इस तरह से जो है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो एलिमिनेट हो सकता है। उसके बाद हमारा एक और चीज है, और आज का लास्ट हमारा टॉपिक है, that is called deflationary gap या deflation। तो what is deflation and what is deflationary gap आए हम देखते हैं। Contrary to deflationary gap or deflation gap is a situation in which the level of aggregate demand is less than the capacity of production in the economy. The deficiency of aggregate demand causes to fall in the national output and level of employment. It will increase the fall in national income and employment, which leads unemployment in the economy. Such situation is called डिफ्लेशन। तो वहां क्या हो रहा था कि हमारी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम थी, तो कुछ इसका रेप्लिका है इन्फ्लेशन का। वहां पे क्या हो रहा था, दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। अगर हमारी डिमांड ज्यादा हो जाए कंट्री में और सप्लाई कम हो, प्रोडक्शन कम हो रही है, आउटपुट कम जनरेट हो रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इकोनॉमी की बहुत कम चल रही है, उससे क्या हो रहा है कि या हमारा इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो बनता है। और डिफ्लेशनरी गैप कब बनता है? व्हेन डिमांड जो है वो डेफिशिएंसी की तरफ चली जाए, मतलब डिमांड कम हो और हमारी आउटपुट या सप्लाई जो है वो ज़्यादा चल रही हो हमारी कंट्री के अंदर। तो उससे क्या होता है कि हमारा डिफ्लेशनरी गैप जो है वो अराइज होता है, और हमारी जो है वो नेशनल इनकम भी कम होती है, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी फॉल होती है इसकी वजह से। क्योंकि ऑब्वियसली आउटपुट कम बनेगा तो नेशनल इनकम, वेजेस, सैलरीज वगैरह उस पर भी हमारा इफेक्ट आएगा, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। फिर उसके साथ साथ ओवरऑल हमारी कंट्री की नेशनल इनकम भी कम होगी और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। तो यहाँ ये लिखा हुआ है विच लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सच सिचुएशन इज कॉल्ड डिफ्लेशन। तो ऐसी सिचुएशन को क्या हम कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं या डिफ्लेशन कहते हैं, जिसके अंदर हमारी डिमांड जो है वो लेस हो, प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी से मतलब हमारे सरप्लस हो जाए। तो किसी भी चीज़ की हम अगर ओवरऑल जो हमारा आज का टॉपिक है उसको ओवरऑल देखा जाए, तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ की हमें ज्यादती अगर हो रही होती है, मतलब कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा तौर पे बढ़ या कम हो रही होती है, उससे क्या होता है कि सिस्टम में या इकोनॉमी में खराबी पैदा होती है। जैसे वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो दोनों जो है वो इम्बैलेंस था, तो उससे इन्फ्लेशन ज्यादा हो, इन्फ्लेशनरी गैप आया। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिमांड हमारी जो है वो लेस है, इसकी वजह से हमारा डिफ्लेशनरी गैप जो है वो बन रहा है। तो आइए देखते हैं डायग्राम के थ्रू, और फिर अपना सेशन जो है वो फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। आज हमारी लास्ट क्लास थी, तो इंशाल्लाह फिर कोई भी क्यूरी होगी तो एक क्यूरी सेशन रखेंगे, उसके अंदर सारी क्यूरीज जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो अब इसकी डायग्राम और एक्सप्लेनेशन साथ साथ देखते हैं ताकि समझ आती रहे एक्सप्लेनेशन भी कि इसमें क्या हो रहा है। तो अलोंग इन एक्स एक्सिस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, and on a y-axis the level of aggregate demand has been measured. Suppose national income and level of full employment is equal to OYF। ये हमारा जो है लेवल ऑफ आउट, हमारे ने सपोज हम कह रहे हैं कि नेशनल इनकम एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल्स टू OYF, एंड नाउ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वुड बी established at OYF when aggregate demand C plus I plus G is equal to aggregate supply of output OYFE, which is equal to NI
तो ओवरऑल इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड लिया और एक्स एक्सिस पे हमने लिया नेशनल इनकम। और फिर क्या हो रहा है कि हमने सपोज किया है कि यह यहाँ से ऑर्बिट से ओ से लेके यहाँ तक हमारी नेशनल इनकम है। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी, तो ओ वाई एफ ई विच इज इक्वल्स टू एन आई ओ वाई एफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इनकम और लेस देन रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डेफिशिएंसी डिमांड विल टेक प्लेस, देयरफॉर ई एफ शोइंग द डिफ्लेशनरी गैप। तो यहाँ पे जो है हमारी नेशनल इनकम थी और ये हमारा कर्व जो था वो एग्रीगेट डिमांड का था। तो हमारा जो है वो ये जो पॉइंट ई है यहाँ पे हमारा डिफ्लेशनरी गैप शो हो रहे हैं जहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन हमारी आउटपुट या एग्रीगेट सप्लाई। तो इससे क्या हो रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड है और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, और उससे क्या हो रहा है कि हमारी डिफ्लेशनरी गैप पैदा हो रहा है। तो होपफुली ये वाली बात भी समझ आई होगी। मैंने इसलिए पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा, फिर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती, तो मैंने इजी वर्ड में इस तरह से समझा दिया कि दिस इज, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में भी लिखा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये हमारा इफेक्टिव डिमांड का कर्व है। और डिफ्लेशनरी गैप जो है यहाँ पॉइंट जो है वो ई एफ से, हम ई एफ जो है हमारा डिफ्लेशनरी गैप शो कर रहा है। वो जो एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा होगा आपको, वो हमारा डिफ्लेशनरी गैप शो कर रहा है। तो होपफुली ये वाली बात भी समझ आई होगी कि डिफ्लेशनरी गैप एग्रीगेट और डिफ्लेशनरी गैप और एग्रीगेट डिमांड और लेवल ऑफ इनकम से किस तरह से मिलके क्या अफेक्ट कर रहे हैं और डिफ्लेशनरी गैप बना रहे हैं। वैसे इजी वर्ड्स में मैंने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर यही बात कही थी। अब ये एज अ डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एज इट इज यही बात जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की थी यहाँ पे बनी हुई है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू ओवरकम या एलिमिनेट डिफ्लेशनरी गैप। सबसे पहले इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, इंक्रीज इन टैक्सेशन, डिक्रीज ऑफ बैंक रेट ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कैश रिजर्व्स। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर अगर करेंगे तो हमारा डिफ्लेशनरी गैप जो है वो एलिमिनेट होगा। उसके अलावा एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आपको याद होगा वहाँ हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर रहे थे, ये देखिए ये रहा। तो ये उसका रेप्लिका है, मतलब वहाँ जो है एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। यहाँ डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ जो हम चीज़ें एलिमिनेट करने के लिए कर रहे थे उससे हम फिर तो बस ये इसी तरह डिस्टिंग्विश होगा कि इसको हम उससे रेलेवेंट और उसको रेप्लिका कर लेंगे तो आप लोगों को और आसानी से समझ आ जाएगा। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वहाँ डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स था। इंक्रीज इन टैक्सेशन यहाँ पे है और वहाँ पे क्या था, डिक्रीज इन टैक्सेशन। वहाँ पे सेविंग को हम लोग जो है वो इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ इन्वेस्टमेंट को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। और डिक्रीज इन द बैंक रेट ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड कैश रिजर्व रेशो। तो हमारा जो बैंक का रेट है वो बैंक रेट और कैश रिजर्व वगैरह हम लोग जो रखते हैं बैंक्स के अंदर, वो हम लोग अगर कम करेंगे तो इस तरह से हमारा डिफ्लेशनरी गैप भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स का सेशन पूरा माइक्रो एंड मैक्रो का कवर होता है। और हम लोग के जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए। इंशाल्लाह फिर किसी नए सब्जेक्ट्स के या किसी भी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। वैसे हम लोग को का आज फाइनली पूरा इकोनॉमिक्स का जो सेशन था वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसके अलावा कोई भी क्यूरी या कोई टॉपिक हमारा रह गया होगा वो फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो डीके स्टडी हब से और इकोनॉमिक्स के स्पेशली सेशन से यहाँ पे मैं आई एम लॉगिंग ऑफ। फिर इंशाल्लाह किसी नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक्स
के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।